So, such business is known as partnership, and persons are known as partners. Persons are known as partners. इंडिविजुअली जो पर्सन्स कहलाएंगे उनको पार्टनर्स कहेंगे, और जो बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस या फर्म कहा जाए। अब ये तो है मीनिंग पार्टनरशिप का। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, when two or more person agree to share profit or loss from a business, then such business is known as partnership and such persons are known as partners. तो मीनिंग हो गया, जैसे कल बताया था डेफिनेशन अगर एग्जाम पूछे, वहाँ पूछा है जैसे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो तुमको इन 4 वर्ड से जो भी सेंटेंस बने वो आपको आंसर देना है। और अगर डेफिनेशन पूछे तो उसमें हम हमारे मन से कुछ नहीं लिख सकते, जो इंस्टीट्यूट या किसी एक्ट ने पहले कहा है। तो देखो, अगर सोल प्रोप्राइटर जो हमने 11th में पढ़ा था, एक ही ओनर है, एक ही पर्सन है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसी का, और लॉस होता है तो उसी को मेजर करते हैं। पर जब पर्सन एक से ज्यादा हो जाए तो वहां पर डिस्प्यूट भी ज्यादा होता है, लड़ाई होने का चांसेस ज्यादा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 1932 में एक एक्ट बना। जो एक्ट बनाने का मेन रीजन यही था कि ऐसी फर्म जहां पर पार्टनर साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बना दो। तो इंडिया में 1932 में पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बना उसको कहते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये लिख लो, तुम लिखना, नेक्स्ट कंटिन्यू में। इन 1932 in 1932 an act was passed, an act was passed to govern or control, to govern or control the partnership firms in India. Partnership firms in India, known as करके फिर इन्वर्टेड कोमा में अपने को एक्ट का नाम लिखना है। तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। अगर कुछ केस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है पार्टनर में आपस में, तो डिसीजन ये एक्ट लेगा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जब एक्ट पास हुआ 1932 में, तो इसने जो सबसे पहले पार्टनरशिप को डिफाइन किया वो डेफिनेशन अपने को याद रखनी है। और एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछे तो एक एक वर्ड वही लिखना, अपने को कुछ चेंज उसमें नहीं करना है। मीनिंग में मैंने बताया ये 4 वर्ड, मीनिंग जब पूछे तो हर स्टूडेंट का आंसर दूसरे से कुछ अलग हो सकता है, पर बात वही होगी। डेफिनेशन में आंसर अलग नहीं हो सकता, एक ही एक वर्ड आएगा बिल्कुल सेम टू सेम, अपने को लिखना कहेगा वही चीज़। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट या कोई एक्ट जब बात करता है तो वो एक स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में बात करता है, तो थोड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको कहते हैं वो आंसर अपने को लिखना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
और डेफिनेशन लिखने का तरीका होता है जैसे लिखा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके बाद कोमा आएगा और इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन स्टार्ट होगी। तो कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा लगा लिखो, पार्टनरशिप इज द is the violation, स्पेलिंग लिखना VIOLATION, between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो देखो ये जो चार वर्ड मीनिंग में अपन ने लिखे थे वो सब इसमें आए, लेकिन लैंग्वेज क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। क्योंकि जब एक्ट बात करेगा तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में बात नहीं करके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज देता है, कुछ भी कमी नहीं रहे ऐसी वो डेफिनेशन देता है। तो क्या आया डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द वायलेशन बिटवीन पर्संस, पर्संस हो गया मतलब टू और मोर पर्सन हो गए, हु हैव एग्रीड, तो ये एग्रीमेंट का मतलब है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो यहाँ पर उसने लॉस की बात नहीं करी, क्योंकि जब एक्ट में बात की जाएगी तो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए प्रॉफिट की बात की जाएगी। लॉस होगा तो वो अंडरस्टूड है कि लॉस होगा तो भी उनको बांटना ही, पर पहले से लॉस की बात नहीं की जाती। क्या लिखा उसने, वे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। बहुत अच्छा लास्ट में इसने जो लैंग्वेज को लिया है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, जैसे ये बहुत समझने जैसा, ध्यान से समझना, ए बी और सी तीन पार्टनर, तो उनकी जो फर्म श्रीजी ट्रेडर्स है तो चाहे तो वो तीनों चलाए, और मान लो तीन जनों की जरूरत नहीं है, एक ही जना चला सकता है, तो ए और बी ने कैपिटल लगाई, वो एक्टिव पार्टनर नहीं हो गए। सी जो है वो एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, वो फर्म को कंट्रोल कर रहा है, वो चला रहा है। तो ए और बी पार्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब ये नहीं वो पार्टनर नहीं है, जिन्होंने कैपिटल लगाई वो सब पार्टनर। तो इस बेसिस पे आगे आएगा कि जरूरी नहीं है ए बी सी तीनों, तो इसलिए लास्ट में इसने अपनी डेफिनेशन को खत्म किया है कि कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सी ये कहे कि इन दोनों की जगह भी मैं ही काम कर रहा हूँ, तो वो भी अलाउड है। तो इस बेसिस पे पार्टनर्स के अलग अलग टाइप्स अपन आगे पढ़ेंगे। तो ए और बी अगर जब सिर्फ कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, तो ए और बी तो कौन से पार्टनर होंगे, स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनर्स who contribute capital only and doesn't take part in business activity are known as sleeping partner। सी उसने कैपिटल भी लगाई है और बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट परचेजिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो वो कौन सा पार्टनर होगा, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो इस हिसाब से ये डेफिनेशन है। वो की वो बात जो हमने मीनिंग में लिखी वही बात नहीं, लेकिन तो अगर डेफिनेशन पूछे तो तुम चेंज नहीं कर सकते, यही चीज तुमको लिखनी पड़ेगी। तो एक 1 मार्क का अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच एक्ट कंट्रोल द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया, तब अपने को लिखना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट मोटी मोटी किताबें बनाई जाती है, हर एक चीज जो पॉसिबिलिटी होती है कि एक से ज्यादा पर्सन, कोई अच्छे दोस्त भी हैं
और वो पार्टनरशिप करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जरूरी नहीं है कि आज जैसे उनके बीच में रिलेशन है, जैसे वो उनका व्यवहार है, वैसा का वैसा आगे भी रहे। तो पार्टनरशिप है तो डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जब तक शादी नहीं होती तब तक फिर भी ठीक है, शादी होने के बाद चांसेस ज़्यादा रहते हैं लड़ाई होने के। जब तक दो दोस्त हैं आपस में कर रहे हैं तब तक ठीक है, हाँ इसने कुछ ज़्यादा ले लिया तो आप समझ लेते हैं अगली बार में। तो वो चीज़ फ्यूचर में जाके लड़ाई होगी, अगर कुछ वाद विवाद जिसको हिंदी में कहते हैं कुछ डिस्प्यूट होता है, तो सब डिसीजन कौन लेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर उसके लिए ये चीज़ जरूरी है कि वो केस पार्टनरशिप का होना चाहिए। ये जो पार्टनरशिप के एसेंशियल है, इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो उस फर्म को या उस बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ए और बी दोनों ने मिलकर कोई प्लॉट खरीदा, और प्लॉट खरीदा कि हम इस पर घर बनाएंगे, प्लॉट को आधा आधा किया, दोनों ने 3-3 लाख रुपए दिए थे, 6 लाख का प्लॉट है, तो वो जो प्लॉट वो दोनों पार्टनर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर प्लॉट खरीदा, किसके लिए खरीदा? घर बनाने के। तो एक जो हमारी कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई, बिजनेस नहीं हुआ। वो प्लॉट इसलिए खरीदते हैं, दोनों ने प्लॉट खरीदा, 4 टुकड़े करेंगे, आगे बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा नए प्लॉट खरीदेंगे, वापस बेचेंगे, तब वो क्या है? बिजनेस। उस समय उन्होंने घर बनाने के लिए खरीदा तो पार्टनर्स नहीं होंगे, को ओनर्स कहलाएंगे। और उस समय अगर उनकी लड़ाई होती है और अगर वो जाते हैं तो डिसीजन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लेगा। जो फौजदारी मामले दूसरे होते हैं वो एक्ट में लेंगे। तो पार्टनरशिप में यही चीज़ समझने की जरूरी है, ये सब चीज़ें अगर पूरी होगी तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगी। बाकी ये एक उसमें डिसीजन कभी नहीं लेगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जब 11th क्लास से हम आगे बढ़ेंगे 12th में, और सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप पे आए। पार्टनरशिप जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट रिटर्न हो जरूरी नहीं, ओरल भी हो सकता है, मौखिक समझौता भी उन्होंने किया। और बिजनेस करते हो, बिजनेस जो 11th बिजनेस स्टडीज में तुमने बिजनेस की भी डेफिनेशन पढ़ी। एक ऐसी एक्टिविटी करना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो क्या कहलाता है? जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसको शेयर करना, तो वो पार्टनरशिप। कौन पार्टनरशिप? तो जो पर्सन्स होंगे वो पार्टनर्स, और जो फर्म होगी या बिजनेस जो होगा वो पार्टनरशिप फर्म। और कंट्रोल जो करता है उनको इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप है 1932। तो आज मीनिंग और डेफिनेशन, इसी से कल अपन एसेंशियल और ऑब्जेक्टिव्स और ये सब नीड ऑफ पार्टनरशिप अपन पढ़ेंगे।